नमस्कार और आपका स्वागत है द वायर के इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे भारत चाइना ट्रेड टेंशन्स की। पिछले कुछ समय से भारत और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन्स के चलते ये कहा जा रहा है कि चाइना को सबक सिखाने के लिए उसको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत है। इसके लिए ये कहा जा रहा है कि भारत को चाइना से ट्रेड मिनिमाइज कर देना चाहिए, भारतीय नागरिक मेड इन चाइना सामान ना खरीदें, मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइनीज़ इनपुट्स को कम से कम इस्तेमाल किया जाए और धीरे धीरे चाइना से इंपोर्ट्स को कम किया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। ये रणनीति कितनी सही है, इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर अरविंद पनागरिया से, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और जिनका फोकस एरिया इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी है। नमस्कार डॉक्टर पनागरिया, स्वागत है आपका द वायर के साथ इस बातचीत में। सबसे पहले तो कैसे हैं आप और कोविड और लॉकडाउन से कैसे डील कर रहे हैं अभी तक? अच्छा कबीर, सो गुड टू हियर फ्रॉम यू। हम लोगों ने करीब 1 साल पहले बातचीत की थी जब मैं दिल्ली में था। मेरी किताब जो फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी उस वक्त रिलीज हुई थी। तो अब उसके बीच में तो खैर बहुत कुछ हो चुका है, एंड खास तौर से बड़ी खबर तो कोविड से रिलेटेड ही है। तो और हम लोग करीब, मैं और मेरी पत्नी दोनों, हम मिड मार्च से करीब जो है करीब लॉकडाउन में ही हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं न्यूयॉर्क में तो इसका प्रकोप बहुत भारी रहा, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस वगैरह हुए। अब काफ़ी कम हो गया है, तो हम लोग थोड़ा बहुत घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, पर अभी भी केसेस हमारे करीब 300 के करीब न्यूयॉर्क सिटी में अभी भी आ रहे हैं, हर दिन के जो नए केसेस होते हैं। तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा डर तो है, इसलिए ह्यूमन कांटेक्ट अभी हमारा खास नहीं है। और कोलंबिया ने भी जो है अपनी क्लासेस फॉल सेमेस्टर के लिए ज़्यादातर ऑनलाइन की ही ऑप्शन ली है। हालांकि भी सोच रहे हैं ये लोग कि हो सकता है कि कुछ क्लासेस क्लासरूम में भी करें, पर ये तो निश्चय हो गया है कि हर क्लास जो है ऑनलाइन तो होगी ही। इन एडिशन हो सकता है कि क्लासरूम में भी हो कुछ क्लासेस, पर पिछले सेमेस्टर में भी हमारा स्प्रिंग सेमेस्टर जैसे ख़त्म हो रहा था, तो आखिरी का करीब 1.5 महीना जो है हमने ऑनलाइन ही किया था। करीब 12 या 13 मार्च से हम ऑनलाइन से शुरू कर दिया था कोलंबिया ने। तो अभी भी है, तो उस वक्त भी हमने बहुत जल्दी, उस वक्त हमने बहुत कम नोटिस पर शिफ्ट किया, पर ठीक तरीके से चला सके उस सेमेस्टर को, करीब पूरा कर सकें। अच्छा, अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि काफ़ी वक्त तक ऐसे ही ऐप्स के ज़रिए और ऑडियो कंप्यूटर के ज़रिए ही बात होगी। जैसे पिछली बार हम जब मिले भी थे, हम दिल्ली में मिले थे तब, और वक्त बदल गया जैसे आपने कहा। जब हम पिछली बार मिले थे तो हम आपने ये बात कही थी कि इस वक्त चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर चल रही है और भारत इसका फ़ायदा उठा सकता है। अब सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। अब यहाँ पर हिंदुस्तान में ये डिमांड हो रही है कि चाइनीज़ इम्पोर्ट्स पे बैन लगाया जाए। काफ़ी रेटरिक है, काफ़ी कुछ अभी तक कोई निर्णय सरकार ने फाइनली अनाउंस नहीं किया है, पर ये रेटरिक चल रही है कि क्योंकि जो लद्दाख में जो हुआ और जो बॉर्डर टेंशन्स हैं इंडिया चाइना के बीच, उसमें चाइना को एक तरह से जवाब देने के लिए एक ट्रेड वॉर इंडिया शुरू करे। ये सिचुएशन अब हो गई है। तो पिछली बार जब हम मिले थे तब बहुत फ़र्क था। तो अब इसको आप किस तरह देखते हैं? मेरा ये सोचना है कबीर कि एक्शन तो कुछ तो लेना होगा। सरकार ने ले लिया है कुछ, तो जो 59 ऐप्स को रोका उन्होंने। उसमें चाइना का काफ़ी नुकसान है, ऐसी बात नहीं है। अगर करेंटली अगर इसको आप सोचें कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, तो भी मैं समझता हूँ कि लॉन्गर रन में इसका चाइना को नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया की हमारे देश की आबादी जो है 135 करोड़ के करीब अब है। तो सॉफ्टवेयर के लिए ख़ास तौर से कोई भी जो ऐप्स होती हैं, उनके लिए लार्ज पॉपुलेशन बेस बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसका नुकसान लॉन्गर रन में चीन को काफ़ी हो सकता है, काफ़ी होगा मेरे ख़्याल से। कुछ एक्शन सरकार ने लिया है, और कुछ जैसे 5G को लेकर भी हो सकता है हुआवे के खिलाफ।
अ, मेरा कुल मिलाकर ये मानना है कि जहाँ पर डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट है चाइना से, जैसे 5G के बारे में ऐसा कहा जाता है, या जो इक्विपमेंट है टेलीकम्युनिकेशन का उसमें अगर कुछ है, तो उसमें निश्चित रूप से हमें एक्शन लेना ही होगा, और सरकार मैं समझता हूँ कि लेगी। अ, ट्रेड का इन जनरल जहाँ तक सवाल है, मेरा अपना ये मानना है कि हमको जो है एक मेरे मित्र हैं, डॉक्टर विजय केलकर, आप जानते होंगे। जी, जी। वो एक अच्छा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं कि स्ट्रैटेजिक पेशेंस। तो स्ट्रैटेजिक पेशेंस हमें रखना होगा इसमें ट्रेड को लेकर, क्योंकि इसमें हमारा खुद का भी नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि लॉन्गर रन में चीन का जो है थ्रेट, उससे हमें डील करते ही रहना पड़ेगा। ये हमारा इतना लंबा कॉमन बॉर्डर है कि इस पर हमें जो है चीन के साथ लगातार टेंशन्स के साथ रहना होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी खुद की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो। कम से कम हमारी भी जो है, मैं मानता हूँ कि 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बननी चाहिए। अभी चीन की अभी 14 लाख करोड़ की है। तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती है, तो चीन निश्चित रूप से हमारे बॉर्डर पे शांत रहेगा, क्योंकि अगर 2 बहुत बड़ी पावर्स होती हैं एक-दूसरे के बॉर्डर पर, तो फिर किसी भी दोनों में से किसी भी पावर की हिम्मत होती नहीं कि मैं कोई लड़ाई शुरू जैसे कि करूँ। कहा जाता है कि द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इज़ 8% ग्रोथ। हाँ, तो अभी मतलब हमें शॉर्ट रन में कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि इमीडिएटली भी हमें डिफेंस करना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स जो हैं, और ख़ास तौर से इस वक़्त चीन के खिलाफ हमारे ही रीजन में अगर लें, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वो जो 5 आईज़ का एक ग्रुपिंग हुआ करता था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सभी जो हैं, इनके टेंशन चल रहे हैं। कनाडा का भी चल रहा है, अमेरिका से काफ़ी हुआवे के जो ओनर हैं, उनकी लड़की को उन्होंने कैद किया, या अभी कनाडा से बाहर नहीं आने दे रहे हैं उनको, और शायद अमेरिका को एक्स्ट्राडाइट करना पड़े। तो कनाडा का भी टेंशन चल रहा है इस तरीके से। ऑस्ट्रेलिया का चल ही रहा है, न्यूज़ीलैंड, जनरली ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड साथ ही होते हैं, अ, और यूनाइटेड स्टेट्स के भी चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं स्ट्रैटेजिक जो है रिलेशनशिप्स के आधार पर, को वो एक हमारा इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा। हालाँकि बॉर्डर पे तो हमें खुद को अपना डिफेंड करना पड़ेगा, और हम कर सकते हैं। हमारी अच्छी मजबूत आर्मी है, 1.3 मिलियन की आर्मी है, तो मिलिट्री है, टोटल फोर्स, तो और हमारी एयर डिफेंसेस भी अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत कैपेबल नेशन हैं, तो हम डिफेंड कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हम बहुत हेवीली चीन के साथ ट्रेड में इस लड़ाई को शुरू करते हैं, तो इसमें हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है खुद का, जैसे इसमें क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना से जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूट करें। मतलब ये कह रहे हैं हाँ, कि हमारा ट्रेड डेफ़िसिट है, तो एक तरह से हम चाइना को पैसा दे रहे हैं और वो हमें नुकसान पहुँचा रहा है उस पैसे से। ये लॉजिक है कि वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया जाए। इसको आप किस तरह देखते हैं, ये इकोनॉमिक्स लॉजिक? और आपने तो इस पे ट्रेड पे ही सबसे ज़्यादा काम करा है और आपने आर्ग्यू करा है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, उससे ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, उससे ही पॉवर्टी एलिविएशन में भी फ़ायदा होता है। तो ये आपके हिसाब से कितना सही है इस डायरेक्शन में जाना, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, particularly चाइना के कॉन्टेक्स्ट में? हाँ। देखिए, तो ऐसा है कि ये 2 चीज़ें जो है ना, हम मिक्स अप हो रही हैं इसमें, और जो जो डिबेट चल रही है हमारे देश में भी, इन 2 चीज़ों को मिक्स अप किया जा रहा है। एक तो सिर्फ़ हुआ इश्यू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, और एक चाइना के खिलाफ एक्शन का। तो पहले एक बार अलग-अलग करके बात करें हम, कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमें करना चाहिए या नहीं? अ, और फिर हम आते हैं कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का उपयोग करके क्या चाइना के खिलाफ एक्शन करने से कोई फ़ायदा है क्या? तो ये जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया है, जिसमें हम हमारे देश में जो इम्पोर्ट आते हैं, उनको रोक लगा देते हैं, जिससे कि हमारी खुद की इंडस्ट्री उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने ही देश में, अपने घर में जो है प्रोड्यूस कर सके।
ये बेसिक फिलॉसफी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। पर ये जो है बहुत इल्यूजनरी है। सबसे पहले तो अगर हमारी एविडेंस देखें, हम जो हैं 1951 के बाद से और 1991 तक हमारी बहुत ही हेवीली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी रही है। उन सालों में ख़ास तौर से 1980-81 तक तो हमारा हाल ये था कि अगर कोई भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कहता था कि ये प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इसको मैं डोमेस्टिकली अपने ही देश में बनाना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली हम उस इंपोर्ट को बंद कर देते थे। इनफैक्ट स्थिति ये तक थी कि हर प्रोडक्ट पे हमने लाइसेंस लगाया हुआ था और इंपोर्ट करने की इजाज़त या इंपोर्ट का लाइसेंस जो है आपको मिलता ही तभी था जब आप ये साबित कर सकें कि इसको कोई डोमेस्टिक कंपनी जो है सप्लाई नहीं कर पा रही है। अगर प्रोडक्ट सिर्फ कंज्यूमर गुड होता था, जिसको किसी प्रोडक्शन में यूज नहीं किया जा रहा है, जैसे कि कार हुई आपका, इवन पेंसिल, रबर, आपके इरेजर्स होते थे, टूथपेस्ट होता था, छोटे छोटे आइटम ऐसे जो हर दिन हम काम में लेते हैं, उनको तो मंगवाने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। वो तो बैंड प्रोडक्ट्स कहलाते थे। जो रॉ मटेरियल के या प्रोडक्ट कंपोनेंट्स के होते थे, उनके लिए लाइसेंस मिलता था, पर तभी जबकि कोई डोमेस्टिकली नहीं प्रोड्यूस करता हो उसको। तो आपकी कंप्लीट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो है पॉलिसी थी। क्या हुआ उसका हमारा उन उन दिनों में? 1951 से 1981 के बीच में 30 साल के वक्त में हमारी इकोनॉमी जो है करीब 3.7-3.8% की ग्रोथ से चल पाई। उसमें जिसको हिंदू हिंदू रेट ऑफ दो ग्रोथ कहा जाता था। जिसको कुछ लोगों ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा। और उसमें उस वक्त हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी 2.2 या 2.3% से चल रही थी। तो करीब पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ जो है 1.5% से ज्यादा नहीं हुई उन सारे सालों में। तो अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया पॉलिसी है, तो ये हाल क्यों हुआ हमारे देश का? और मेरी जनरेशन को तो जो है कुछ भी अपने जो है लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया उस दौरान में। बिल्कुल परसेप्टेबल था ही नहीं। जो स्थिति आप अगर देखें, हमारी पर कैपिटा इनकम अगर 100 रुपए पर हफ्ता पर पर्सन अगर थी 1951 में, तो 1981 में जाके वो 150 हुई। 30 साल के वक्त में हम 100 पे कुल 50 जोड़ पाए। तो जब हमारा खुद का ये अनुभव रह चुका है ऑलरेडी, और इसके आप देख सकते हैं कारण, वो तो अगर आप ये इंसिस्ट करेंगे तो कंपटीशन तो आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपका जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। उन दिनों में हम तो मजाक किया करते थे कि वो आजकल बाद में तो बॉल पॉइंट पेन आ गए थे, पर उस वक्त वो हम जो पेन यूज करते थे वो कहलाते थे फाउंटेन पेन। तो हमारा मजाक यही हुआ करता था कि ये तो फाउंटेन है, पेन कहाँ है। क्योंकि वो तो अक्सर इतनी खराब क्वालिटी हुआ करती थी कि उसमें लिखते वक्त पेन में से शाई टपकती थी। तो ये ब्लेड्स होते थे हमारे जिससे शेव करने के। मैं बता दूं, मैं 1974 में फिर अमेरिका आ गया था। तो जब भी मैं वापस आता था तो मेरे पिताजी मुझे यही एक कहते थे कि यार तू ब्लेड वहां से ले आया कर, यहाँ पे ब्लेड जो है हमेशा शेव करते वक्त कुछ न कुछ जो है गाल कट जाता है। तो मैं हर वक्त जो है मैं उनके पूरी अगले ट्रिप तक की जो है जितनी ब्लेड्स ला सकता था लेकर आता था मैं। तो ये स्थिति हमारी होती प्रोडक्ट क्वालिटी की। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं और इसका अच्छा खासा नुकसान हमारा हो चुका है। फिर बाद में जब हमने ओपन अप किया 1991 के बाद में, वो भी काफी समय लगा हमें, क्योंकि इतना हाई लेवल हमारा प्रोटेक्शन था कि सबसे पहले तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग को खत्म करना पड़ा। फिर हम टैरिफ धीरे धीरे कम करने लगे। कम करते हुए भी जो है, अगर आप वापस 2001 तक जाएं या 2000, मैं समझता हूं कि मान लीजिए 2003 या 4 तक जाएं, तब जाके जो है आपका टैरिफ हाईएस्ट टैरिफ जो है करीब 25% पे ला पाए थे आप। ये जब वापस सरकार बदली, वाजपेयी से वापस यूपीए का आया, एनडीए 1 के बाद वापस यूपीए की सरकार आई, तब जो है करीब उस वक्त 2004 में
फाइनली हमारा 25% पे टॉप टैरिफ आया था तब, जबकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल वगैरह, उनके तो खैर 25% से बहुत ऊपर थे, पर ज़्यादातर के हमने जो है 25% तक ले आए थे। फिर तो 2007-8 तक करीब लाके हम 10% पे टॉप टैरिफ को ले आए थे। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, क्लोथिंग इनको थोड़ा अलग छोड़ के, उनमें अभी भी हाई है टैरिफ। ऑटोमोबाइल में, कार में तो हमारा आजकल अभी भी 125% चल रहा है। तो और उसी दौरान फिर फाइनली हमारी जो ग्रोथ हुई इतनी जोर से, करीब 9-10 साल तक, 2003-4 से लेकर 2011-12 तक हमारी ग्रोथ 8.2% के करीब हुई। उस दौरान में हमारा ट्रेड, क्योंकि लिबरलाइजेशन हो चुका था, कुछ और भी चल रहा था उन दिनों में, तो ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ा हमारा। 2003 में हमारा जो है सिर्फ गुड्स का, मर्चेंडाइज का कहता हूँ, सर्विसेज को अलग रखते हैं, सिर्फ गुड्स का जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 50 बिलियन, यानी कि आप मान लीजिए कि 50 बिलियन हुआ करीब 5,000 करोड़, राइट, 5,000 करोड़ डॉलर करीब हमारा था उस वक्त। वो बढ़ के 50 बिलियन से 300 बिलियन, तो है 30,000 करोड़ डॉलर हमारा बढ़ा, 6 गुना 2003 के से लेकर 2012 तक। वही पीरियड हमारा था जिसमें हमारी ग्रोथ भी इतनी तेज गति से बढ़ी। तो हमारा खुद का जब ये अनुभव रहा है, तो सोचना चाहिए हमें कि भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके अगर कारण थोड़े से आप समझाएं कि जो हमने अपनी एक्सपीरियंस में देखा, जो आपने जैसे एक्सप्लेन करा कि जब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली पॉलिसी जब हमारी थी तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं थी हमारी, उसके बाद ग्रोथ बेटर हुई। तो ये क्या कारण है कि जैसे आपने ब्लेड्स का एग्जांपल दिया कि वो हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के नहीं थे और अमेरिका में बेटर क्वालिटी के थे, तो इसके कारण क्या हैं? वो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज की, जब कुछ देशों का कंपैरेटिव एडवांटेज होता है कुछ प्रोडक्ट्स में, वो थोड़ा-सा समझाइए कि ये इकोनॉमी, मतलब ये सिर्फ इंडिया की नहीं है, किसी भी कंट्री के लिए एप्लीकेबल होगा शायद कि जी, बिल्कुल, तो वो थोड़ा-सा समझाइए। बिल्कुल। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, एक तो आपने कंट्रीज़ का बताया ना, तो आप सब कंट्रीज़ को देख लीजिए जो तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। सो 1960 के दशक से 1900 करीब 80 वाला दशक, करीब 3 दशक तक, ये जो है 4 देश थे बहुत तेज़ी से आगे बढ़े थे। साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। ये चारों की बहुत, और आज ये चारों देश हमसे बहुत-बहुत आगे हैं। अगर देखा जाए तो हम करीब-करीब बराबर साथ थे 1950 से, अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था हमारा, और शायद कुछ देशों से हमारी शायद ज़्यादा रही होगी थोड़ी बहुत। पर आज की तारीख में बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, बिल्कुल फ़र्क है। ये इन कंट्रीज़ की इनकम करीब-करीब डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में चलती है इस वक़्त। उसके बाद चीन को देख लें, 1980 से करीब जो 3 या 4 दशक हुए, उसमें चीन ने भी अपनी सारी पॉलिसी बदली। तो देश का तो जो फ़ास्ट ग्रोइंग है, सारे इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पर आगे बढ़े हैं। क्यों कारण है? कारण बहुत कई हैं। जैसे ब्लेड का एग्ज़ाम्पल तो मैंने आपको दिया, तो बहुत सिंपल, उसमें सिंपलेस्ट एक कारण तो ये है कि अगर आपको इनपुट की, जो आपके रॉ मटेरियल हैं, जो मशीन से आप ब्लेड बनाते हैं, अगर वो मशीन ही सब स्टैंडर्ड होगी आपकी, तो आप हाई क्वालिटी ब्लेड नहीं बना सकते। तो अगर मशीन्स आपने लोकली बनाई हैं और इंटरनेशनल क्वालिटी की नहीं है, तो वर्ल्ड क्लास नहीं है, तो नहीं बना पाएँगे। इसी तरीके से जो है फाउंटेन पेन हुआ करते थे, अगर आपका मटेरियल अच्छा नहीं है, प्लास्टिक आपकी क्वालिटी पुअर है, तो नहीं बन पाएगा। हमारे कपड़ों का जो है, कपड़ा अगर आपका फैब्रिक अच्छा नहीं है, तो फाइनल प्रोडक्ट उसका जो क्लोथिंग बनाएँगे आप, तो वो तो वर्ल्ड क्लास लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाएँगे। तो क्वालिटी का एक तो सिंपल रीज़न तो ये है। पर ग्रोथ से इसको जब हम रिलेट करते हैं, तो इसके और बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कंपनी आपकी जो कंपनीज़ होती हैं, वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट करती हैं, वर्ल्ड मार्केट में ऑपरेट करती हैं, या अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में भी बेच रही हैं, पर उनको अगर कम्पीट करना है सारी जो वर्ल्ड क्लास कंपनीज़ हैं उनके खिलाफ, तो अक्सर उनको एक तो लार्ज स्केल पर ऑपरेट करना पड़ता है।
बड़ी कंपनियाँ। अब आप देखिए चीन की आज जो हैं, 1-1 लाख लोग एक कंपनी में काम करते हैं। इस तरीके का कई सारे जो हैं शहर के शहर स्पेशलाइज़्ड हैं कि एक शहर में बटन ही बनते हैं। एक शहर में आपका लॉन्जरे बनता है सारा। इस तरीके का तुम इतनी कंपनीज़ जो हैं बड़ी-बड़ी, तो जब ये लार्ज स्केल पे बनाते हैं, तो नेचुरली आपकी कॉस्ट जो है कम होती है। स्पेशलाइज़ेशन होता है। तो ये जो है अगर आप वर्ल्ड मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपकी कुछ कंपनीज़ को बहुत लार्ज बनना ही पड़ता है। इसके बिना आप नहीं कर सकते आज की दुनिया में कम्पीट। अम, तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये स्केल इकोनॉमीज़ का जो है फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो इसमें अगर एक कॉम्पिटिशन भी जो है चीज़ अगर एक चीज़ और थोड़ी-सी क्लैरिफ़ाई करें, तो अगर किसी भी इकोनॉमी के लिए बेटर ये होगा कि वो कोई इंडस्ट्रीज़ जिनमें वो स्पेशलाइज़ करती है वो कंट्री कर या वो डेवलप हो गया है स्पेशलाइज़ेशन किसी कारण से, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करे तो बेटर है, उस इकोनॉमी के लिए भी और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये है ना कि अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पे बनाते हैं, तो हमारी कॉस्ट कम होगी। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स दूसरे हैं, जिनसे हम इम्पोर्ट करते हैं, वो कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स में अगर लार्ज स्केल पे बनाते हैं, तो उनकी कॉस्ट उसमें कम होगी। तो फिर उनसे हम लो कॉस्ट पे खरीद सकते हैं वही प्रोडक्ट क्योंकि उन्होंने लार्ज स्केल पे बनाया है और हम उनको जो है सिमिलरली हमारे प्रोडक्ट्स जो है कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पे बेच सकते हैं। तो दोनों को फ़ायदा है। बिल्कुल। अ, तो एक तो सिर्फ ये स्केल की बात हुई, पर इसके साथ ही साथ जो है अगर आप वर्ल्ड मार्केट में ऑपरेट करते हैं, तो जो दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव, बढ़िया, इनोवेटिव कंपनीज़ हैं, उन सब के साथ आपको कम्पीट करना पड़ता है। तो आप उनसे सीखते हैं, उनसे कम्पीट करने के लिए आप खुद बहुत हार्ड वर्क करते हैं। देखते हैं कि क्या मैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चेंज करूँ, कैसे मैं अपनी फैक्ट्री का ऑर्गेनाइज़ेशन बदलूँ, कैसे मैं नए इनोवेशन लगाऊँ। अगर मेरे कंपैटिटर की कॉस्ट कम है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइप की मशीनरी यूज़ कर रहा है, तो मैं भी वो मशीनरी यूज़ करना शुरू करूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो ये लर्निंग का मौका मिलता है आपको वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड मार्केट में, जब आप कम्पीट करते हैं जो दुनिया के बेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। अब क्या होता है कि इसमें अगर आपकी अब हर कंपनी जो है एक्सपोर्ट नहीं करती। अब जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री है। इसमें अगर हम हमारे यहाँ कुछ कंपनीज़ हैं बहुत लार्ज बनती हैं, और लार्ज रियली चाइना के स्केल पे होना चाहिए हमारा, जैसे कि 1-1 लाख लोग एक एक कंपनी में हम एम्प्लॉय कर सकें इस तरीके की, और नहीं तो कम से कम 10,000 15,000 तो करें ना एक कंपनी में। तो इस तरीके के स्केल वाली, कुछ मीडियम साइज़ की हों, तो कई सारी फिर जो है हमारी स्मॉल फर्म्स भी होंगी। करीब आधा एम्प्लॉयमेंट हमारा स्मॉल फर्म्स में, क्लोथिंग इंडस्ट्रीज़ में भी अगर मान लें कि जो है करीब 50% आधी वर्कफ़ोर्स लगती है लार्ज और मीडियम में, तो आधी स्मॉल में भी होगी। पर अगर आधी वर्कफ़ोर्स जो है स्मॉल, मीडियम और लार्ज में है, तो उसकी वजह से स्मॉल जो कंपनीज़ हैं, जो 50 वर्कर्स या इससे कम की कंपनीज़, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि वो स्मॉल वाली भी जो मीडियम और लार्ज कंपनीज़ हैं, उनको देखती हैं कि अच्छा ये इस तरीके से कर रहे हैं। तो उनका भी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। जो वर्कर ट्रेन किए जा रहे हैं मीडियम में, तो कई वर्कर उधर माइग्रेट कर जाते हैं स्मॉल में, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ती है। कई स्मॉल कंपनीज़ को जो है माल सप्लाई करना पड़ता है मीडियम को और लार्ज को, तो मीडियम और लार्ज हाई क्वालिटी, हाई प्रोडक्टिविटी डिमांड करती हैं, तो स्मॉल को भी फिर जो है हार्ड वर्क करना पड़ता है, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। हमारा क्या है कि अगर अक्सर हमारे यहाँ पे लार्ज और मीडियम कंपनीज़ बहुत ही कम हैं, और ख़ास तौर से अगर जैसे इन इंडस्ट्रीज़ में देखें जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हम कहते हैं, या लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, जैसे क्लोथिंग, फुटवियर, फर्नीचर, बहुत सारे जो किचनवेयर है आपका सारा, डेली यूज़ की आइटम्स हैं, जैसे अम्ब्रेला हो गया आपका, कुछ भी, तो इन सब आइटम्स में हमारे लार्ज और मीडियम फर्म्स की बहुत कमी है। ऑटो वगैरह में तो हैं, पर ऑटो में
टेक्नोलॉजी इस तरीके की है कि कुछ तो स्केल होना ज़रूरी है। हालाँकि अगर हम हमारी ऑटो कंपनीज़ को चाइना की या अमेरिका की ऑटो कंपनीज़ से कंपेयर करें तो उनके मुकाबले में हमारी ऑटो कंपनीज़ भी इतनी बड़ी नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि सारा इकोसिस्टम जो है इस तरीके का हो जाता है कि लो प्रोडक्टिविटी वाला, जो फिर डोमेस्टिक मार्केट में ही ऑपरेट करता है। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को ही सर्व करता है। और फिर ये भी होता है कि जब आप छोटे हैं, सारे के सारे 80-90% छोटे हैं, तो कम्पेटिटिव होते नहीं हैं, वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। तो आप फिर ज़्यादा जो है इसकी टैरिफ की प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं। तो कुछ ये रिवर्स में भी चल रहा है कि एक्चुअल में कंपटीशन अब हमने अच्छा एग्जांपल आप ले लीजिए कि हमने जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में 6 या 7 साल से हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, पर हम कितना बढ़ा पाए? अभी कोई हम इतना नहीं, मे बी एक आध बिलियन डॉलर या 2-3 बिलियन डॉलर ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का 6 साल के प्रोटेक्शन के बाद। और अभी भी अगर हम इतने कंपेटिटिव बन गए होते इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण, तो अब हमें वो प्रोटेक्शन खत्म करना चाहिए, पर कोई तैयार नहीं है उस प्रोटेक्शन को खत्म करने के लिए। बल्कि अब हम कह रहे हैं कि अगर हम कंपोनेंट्स पे प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं। अब कंपोनेंट्स पे प्रोटेक्शन आप लगाएंगे तो वो असेंबली एक्टिविटी करने वाले की जो है कॉस्ट बढ़ेगी, वो तो क्योंकि उसके कंपोनेंट्स की प्राइस बढ़ जाएगी। तो फिर आपको उस असेंबली करने वाला जो है, उसकी सिर्फ प्रोसेसिंग करने वाला है, उसकी टैरिफ और बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बजाय इसके कि आपने जो है प्रोटेक्शन को कम किया जाए, क्योंकि अगर आपका वाकई में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण, तो 5-6 साल में आपको ये प्रोटेक्शन खत्म कर देना चाहिए। पर हम उल्टा करेंगे, क्योंकि अगर अब कंपोनेंट्स पे टैरिफ बढ़ाते हैं तो वो जो असेंबली एक्टिविटी वाले हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपोनेंट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो दिस नेवर विंस, क्योंकि आप जो है, और ये खासतौर से ये पीपीएम की हम बात करते हैं, बहुत ही गलत पॉलिसी है हमारी पीपीएम वाली जो सोचने की, जिसमें कि मैं भूल रहा हूँ कि क्या है पूरा इसका, पर इसमें आइडिया पीपीएम में ये है कि आप पहले तो फाइनल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हो, फिर कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करते हो, फिर और भी नीचे वाले कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो तो जो हायर लेवल की एक्टिविटी है, अगर कंपोनेंट्स पे टैरिफ लगाओगे, उनको प्रोटेक्ट करोगे, तो प्रोसेसिंग असेंबली वाला है उसको और भी ज्यादा आपको प्रोटेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे नेवर एंडिंग लूप, इससे प्रोडक्टिविटी तो आप बढ़ा नहीं पाए, उल्टा प्रोटेक्शन से ही चला रहे हैं। सबसे बड़ी इसकी जो एक सेकंड में ये थॉट पूरा कर दूं कि सबसे बड़ी इसकी जो मार पड़ती है वो एक्सपोर्टर्स को पड़ती है एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा, आप इंपोर्ट्स को रोकते हैं, तो इसका सीधा असर एक्सपोर्ट्स पे बनता है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके इंपोर्ट जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने वाले हैं इंपोर्ट में, उनकी वजह से रिसोर्सेज महंगे हो जाते हैं, तो आप एक्सपोर्ट्स में भी अनकम्पेटिटिव हो जाते हैं। तो ये विशेष साइकिल बन जाता है। फिर आप कहते हो कि एक्सपोर्ट तो बन नहीं रहा है, तो हमें तो इंपोर्ट ही रोकने पड़ेंगे क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। ये हमने साइकिल हम प्ले आउट कर चुके हैं 1951 से 1981 के बीच में। तो आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि अब ये चाइना के संदर्भ में हम इस वक्त देख रहे हैं, पर इन जनरल भी सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, किसी भी इकोनॉमी के लिए ये प्रोटेक्शनिज्म और मतलब एक तरह से ये प्रोटेक्शनिज्म ही हुआ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये किसी भी बिल्कुल, इकोनॉमी के फेवर में नहीं है। ये किसी इन द लॉन्ग रन ये किसी बिल्कुल। को बेनिफिट नहीं करेगा। और कोई मुझे आप ऐसा एग्जाम्पल एक भी बता दे, ये मेरा चैलेंज है, और ये मेरी जो किताब अपन ने डिस्कस करी थी साल भर पहले, उसमें मैंने लिखा हुआ है ये चैलेंज कि आप जो लोग ये कहते हैं कि प्रोटेक्शन बढ़िया है, एक एग्जाम्पल मुझे बता दें जिसमें कि बढ़ते हुए प्रोटेक्शन के साथ कोई कंट्री ने जो है प्रोग्रेस की। जी। कोई एक एग्जाम्पल नहीं बता सकता। तो अगर अब इसको आप आपने कहा कि हम मिक्स अप कर रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इन जनरल और चाइना के खिलाफ एक्शन लेने को, तो अब ये चाइना के खिलाफ जो एक्शन लेने को मिक्स अप इसमें जो करा है, इसको आप ये ठीक समझते हैं या गलत समझते हैं? सी, अब क्या होता है कि
अब नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर अगर आर्ग्यूमेंट को वापस से लिया जाए तो उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से मिक्सअप करना गलत है। अगर आप सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं कि किसी तरीके से मैं देश को सिक्योर करना चाहता हूं चाइना के खिलाफ, या ये भी है कि चाइना को पनिश करना चाहता हूं, मतलब असल में तो अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है तो फिर हर एक के खिलाफ लगा दो टैरिफ। वही कर रहे हमने किया है पिछले 3 साल से। और उसी इंस्पिरेशन के बेसिस पे हम अभी भी मिक्सअप करके चाइना के भी कह रहे हैं कि क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अगर करना है, मेन आपका ऑब्जेक्टिव वो है तो टैरिफ सभी के खिलाफ लगा लो आप। पर अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है चाइना पर इंजरी इन्फ्लिक्ट करना है, राइट, कि चाइना हमारे साथ बॉर्डर पे इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो हम चाइना को जो है इकोनॉमिक डैमेज करें, तो उसका आर्ग्यूमेंट फर्क से ये है कि भाई हमारे इंपोर्ट्स चाइना से, हम जो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं उससे करीब 4 गुने या 5 गुने। आपने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में इस एफर्ट को हीरोइक कहा है, उसको थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए कि हीरोइक क्यों कहा आपने इस एफर्ट को? मैं भूल रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट क्या था उसका। वो एक टाइम्स ऑफ इंडिया को कुछ आपने कॉन्टेक्स्ट फर्क था, इंटरव्यू हाँ। दिया, मैंने कहा है, ये शब्द मैंने यूज करी है, पर आपने मैं कहा था मुझे याद नहीं आ इट रहा इज मैंने क्या कहा। हीरोइक फॉर अस टू थिंक दैट वी कैन स्टॉप दोज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड प्रोड्यूस आवरसेल्व्स, मतलब कि हीरोइक है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम चाइना से इंपोर्ट रोक के और वही चीजें हम खुद बनाने लगे। हाँ, उसमें मेरा आर्गुमेंट ये था कि सवाल ये पूछा गया था मुझसे कि कि इसको कई सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें चाइना ही सप्लाई कर पाता है, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाइना ही सप्लाई कर पाता है, और अगर हम दूसरों के पास जाएंगे तो हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। तो ये मतलब करना, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर 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 हम चाइना से रोककर, चाइना के खिलाफ सैंक्शन लगाकर औरों से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, देन इट्स हीरोइक कि वी कैन प्रोड्यूस देम एट होम। जी जी, कि अगर दुनिया में कोई और आपको जो है रीजनेबल कॉस्ट पे सप्लाई नहीं कर पा रहा है, देन इट्स हीरोइक फॉर अस टू थिंक कि हम बना लेंगे। तो ये इस पूरे रेटरिक में आपको कितना लॉजिक दिखता है कि ये कोई किसी भी मतलब नेशनल सिक्योरिटी की बात हो गई एक, वो भी ज़रूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में जो करना ज़रूरी है वो करना चाहिए, पर ये ट्रेड, हाँ, पर मेरा कहना ये है कबीर के जो डायरेक्टली सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, जैसे कुछ एप्स का था ये, तो हो सकता है उसमें एप्स को यूज करके अगर कुछ स्पाइंग वगैरह की जाती है किसी तरीके से, तो वाजिब बात है, आपको एक्शन लेना ही होगा। 5G का जहां तक मामला है, सारा इक्विपमेंट वगैरह है, इवन 4G में भी, जैसे BSNL ने कुछ शायद किया है कि प्रोक्योरमेंट में चाइना को एक्सक्लूड कर रहा है, क्योंकि अगर इक्विपमेंट में भी जो है स्पाईवेयर लगा दिया जाता है, और चाइना को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इस बारे में, ज़्यादातर देशों का अब यही मत बन रहा है एक के बाद एक, तो निश्चित रूप से वहाँ एक्शन लेना ही होगा। पर हमने ये भी देखा है कि इसके बियॉन्ड भी थोड़ा एक्शन है, जैसे कुछ इम्पोर्ट्स हाँ, रुके हुए हैं, और कुछ जैसे नितिन हाँ, गडकरी ने अनाउंस कुछ करा कि हमारे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अब हम चाइनीज कंपनीज को प्रोजेक्ट्स नहीं देंगे। हाँ चलो, वहां तक भी इट्स ओके, क्योंकि सरकार जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और ट्रेड में थोड़ा फर्क रहता है। दिस इज नॉट अबाउट ट्रेड ना, ये सरकार जो प्रोजेक्ट्स को प्रोक्योर करती है, WTO रूल्स में भी हमें अलाउड है, क्योंकि हमने एक एग्रीमेंट ऐसा है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, जो सिर्फ कुछ देशों के बीच में है, हमने साइन उसको नहीं किया है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन की अधिकार होते हैं वो हमारे पास हैं, और भी लोग करते हैं, कई सालों तक, अब थोड़ा कम हो गया है, पर इवन अमेरिका में बाय अमेरिकन मूवमेंट रहा है, और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में दूसरे देशों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अभी भी कुछ स्टेट्स में, कभी कभी स्टेट्स के प्रोक्योरमेंट में, जैसे इंडिया के खिलाफ भी जो है प्रोक्योरमेंट में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कुछ स्टेट्स में, तो इतना अनयूजुअल नहीं है, सो इवन दैट इज ओके। पर मैं जो
मुझे विशेष तौर से जिस आर्ग्यूमेंट में कमज़ोरी लगती है वो ये है कि कई हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं, कई क्रिटिक्स हैं, उनका ये कहना है कि हमारा इतना बड़ा मार्केट है और इस बड़े मार्केट में हम चाइना को बड़ी मार लगा सकते हैं। ये थोड़ा-सा जो है मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारा मार्केट बड़ा है पर इतना बड़ा नहीं है। इट्स मच बिगर टुडे देन इट वाज़ 20 साल पहले। 20 साल पहले की साइज़ के मार्केट में मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। पर अगर ये देखें तो चीन के जो आज हमारे यहाँ चीन जो हमें एक्सपोर्ट करता है आज, वो एक्सपोर्ट्स जो हैं उस चीन के टोटल एक्सपोर्ट्स, और मैं सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के बेसिस पे कह रहा हूँ, सर्विसेज तो ऐड भी नहीं कर रहा। चीन के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हमारे हैं करीब 78-79 बिलियन डॉलर के करीब थे ये 2018 में। मैंने कैलकुलेट किए तो वो टोटल हमारे जो चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बाकी सबको मिलाकर सिर्फ 3.1% है। 3.1% हैं चीन के जो एक्सपोर्ट्स इंडिया को किए जाते हैं चीन के टोटल एक्सपोर्ट से। तो और वही वो इंडिया के शायद करीब 15% है इंपोर्ट्स के। हाँ, दैट्स करेक्ट। हमारे लिए वो लार्ज है। तो इसका अगर इस तरीके से आप सोचें तो हम जब ये सैंक्शन लगाएंगे, अगर लगाते हैं, तो हमारे तो 15% इंपोर्ट्स जो हैं उन पे मार लगेगी, तो उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोड्यूसर्स पर होगा। और क्योंकि ज्यादातर इसमें बहुत सारे जो इंपोर्ट्स हैं वो ऐसे हैं जो रॉ मटेरियल हैं, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो उस और वो हमारे टोटल इंपोर्ट्स के 15% हैं, पर चाइना के एक्सपोर्ट्स के सिर्फ 3% हैं जी। और वही इंडिया के भी 5% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स चाइना जाते हैं। हाँ, तो अगर सोचें तो अगर हम जो एक्शन ले रहे हैं वो चाइना के सिर्फ 3% एक्सपोर्ट्स पे लगेगा। अगर चाइना हमारे खिलाफ एक्शन लेता है तो हमारे करीब 6% है, 5.8% मेरा कैलकुलेशन था। तो अगर चाइना एक्शन लेता है सिमिलरली हमारे खिलाफ रिटेलिएट करके, तो हमारे तो टोटल एक्सपोर्ट्स के करीब 6% एक्सपोर्ट चाइना जा रहे हैं जी। तो प्रोपोर्शनेटली अगर इकोनॉमी की साइज से के कंपैरिजन में सोचें तो इसका हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर बल्कि बड़ा असर पड़ेगा बजाय इसके कि चाइना के एक्सपोर्ट्स पर। तो अगर हम ये जो आर्ग्यूमेंट और ये रेटरिक जो चल रहा है कि चाइना से हम कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदें और इंपोर्ट ना करें, अगर इसको हम स्ट्रेच करें और इसके लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएं तो एंड में इसमें इंडिया का ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ये कह रहे हैं आप? इसमें निश्चित रूप से हमारी, क्योंकि हमारी ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा, वो बच नहीं सकते उससे हम। क्योंकि और ये टाइमिंग हमारे लिए खास तौर से और भी बुरा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम कोविड से पहले भी एक बड़ी कमजोरी से निकल रहे थे, क्योंकि हमारा सारा फाइनेंशियल जो है सेक्टर वो बहुत सीरियस स्ट्रेस में था और उससे हम धीरे धीरे निकल रहे थे। पर उस निकलने के दौरान ऑलरेडी हमारी ग्रोथ जो है गिरकर 2019-20 में सॉरी 2019-20 में गिरकर जो है 4.2% रह गई थी। उसके पहले के जो साल थे हम उसमें करीब 7.5% से ग्रो कर रहे थे, तो ऑलरेडी इतना कम हो गया था हमारा। फिर कोविड का इतना बड़ा जो है अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शॉक न कभी लगा, न कभी शायद लगे फ्यूचर में इकोनॉमी को, सिर्फ प्योर इकोनॉमी का शॉक, इतना बड़ा शॉक हमें लगा है। और अभी अगर हम फिर हमारे ट्रेड के थ्रू एक और शॉक लगा देते हैं इस बड़े स्केल पर, तो निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को वापस 7.5% पर लाना मुझे नहीं लगता कि संभव रहेगा। मतलब जैसे अभी भी काफी लोग यही कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर प्रणब सेन ने एक आर्टिकल लिखा लंबा सा, तो उसमें उन्होंने कैलकुलेट किया तो उनके हिसाब से 2023-24 में वो लेवल ऑफ इकोनॉमी वापस आएगी जो हमारी पिछले साल थी। तो अगर हम ऐसे टाइम पे ये वाले कदम, इस तरह के कदम भी उठाते हैं कि सैंक्शंस लगाते हैं इंपोर्ट्स पे, तो वो आप कह रहे हैं कि उससे वो और ज्यादा डिफर हो जाएगा, वो जो रिकवरी और डिले हो जाएगी। निश्चित रूप से ऐसा होगा।
क्योंकि आखिरकार एक और आप जो है इतना बड़ा शॉक इकोनॉमी को अगर लगा देते हैं, तो उसका बुरा असर तो पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते। तो ये अगर आप ये देख रहे हैं क्या कि जैसे आत्मनिर्भरता की भी बात हो रही है, सेल्फ रिलायंस की बहुत बात प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि क्या कि इंडिया प्रोटेक्शनिज्म की तरफ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ वापस जाती हुई दिख रही है क्या आपको? सी ये तो आत्मनिर्भर भारत की बात तो प्रधानमंत्री ने इसके कॉन्टेक्स्ट में करी थी, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में, जब उन्होंने 12 मई को जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, उसमें उन्होंने कहा था ये। पर हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ तो हम पिछले 3 साल से ऑलरेडी जा रहे थे। सो मैं इन दोनों चीज़ों को अलग देखता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मकसद उस राष्ट्र के नाम संदेश में आत्मनिर्भर भारत की बात करना का मकसद कुछ अलग था। मेरे मेरे इंटरप्रिटेशन में, हो सकता है मैं गलत साबित हूँ आगे चलकर, पर उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमको अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। वो सारे राष्ट्र से बात कर रहे थे, और कई और इसमें ज़्यादातर तो बल्कि जो है वो हमारे रूरल एरियाज़ में जो सिटीजन्स हैं, हमारे देशवासी हैं, उनसे शायद ज़्यादा रूबरू थे उस वक़्त। तो उनका उनसे कहना ये था कि हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ख़ास तौर से विलेज के लोगों से वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, कोई मीनिंग नहीं है उसका। और ये ज़रूर है, उनका मैसेज था कि हमें खुद अपने प्रोडक्ट बनाने चाहिए, और ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए कि हम लोकल से ग्लोबल जा सकें। तो इंस्पिरेशन देने की बात थी उसमें। मैं ज़्यादा इस तरीके से समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ऑलवेज अपनी स्पीचेस में कोशिश करते हैं कि देश को इंस्पायर करें। तो इंस्पिरेशनल इंटेंशन से शायद उन्होंने कहा ये, और अभी भी कहते हैं वो। तो इसमें कि आत्मनिर्भरता के लिए हार्डवर्क ज़रूरी है, कंसंट्रेशन, फोकस ज़रूरी है, आपको ध्यान सोचना ज़रूरी है, नए इनोवेटिव होना ज़रूरी है। तो मेरा इंटरप्रिटेशन आत्मनिर्भर भारत का जो संदेश था प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश में, वो इस तरीके से है। अब कुछ लोग उसको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट कर सकते हैं, और कईयों ने किया ही है। खैर, हमारे यहाँ जो ज़्यादा वोकल कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने तो उसी तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है। पर मैं नहीं देखता कि अभी तक इसका ट्रांसलेशन उसके बाद कोई खास जो है पॉलिसी में ऐसा कोई खास सेल्फ चेंज नहीं सफिशिएंसी की आया है। तरफ हुआ। हाँ, पॉलिसी में, क्योंकि वो तो जो चीन के खिलाफ एक्शन लिए वो तो अलग ही हैं। और बल्कि अगर आप आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज वित्त मंत्री ने दिया था, वो 13 मई से 17 मई को 5 अलग-अलग 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने दिया। तो उसमें एक अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन भी है। उसपे उन्होंने बात करी आत्मनिर्भर डिफेंस की, सेल्फ रिलायंट डिफेंस। और उसमें आप मेजर्स देखें तो उसमें एक मेजर ये लिखा हुआ है कि जो ऑटोमेटिक रूट से हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, उसको 49 पर जो कैप लगाई हुई थी हमने, वो 49% पे थी कि 49% के अगर ऊपर आता है तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू नहीं आ सकता डिफेंस में। उस कैप को उन्होंने बढ़ाकर 74% कर दिया। जी। तो ये तो लिबरलाइज किया उल्टा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन टाइट करने की, अगर 49 से 26% पे जाने के बजाय वो 49 से 74% पर गए। पर आपने कहा कि आपको लगा कि तो पिछले 3 साल में हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्यों? पर उधर का हमने किया है, वो तो वो चल रहा है। और वो उसमें अगर आप मैसेजिंग भी देखें, जो स्पीचेस हैं वित्त मंत्री की उन टैरिफ्स को इंट्रोड्यूस करते समय, कई बार इसी की हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं। जो अक्सर जो नितिन गडकरी हैं, हमारे रोड मंत्रालय, वो भी बहुत इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो भी बात करते हैं बहुत। वो तो अब तक अभी मैंने एक न्यूज़ आइटम देखा कि आई होप गलत हो, लेकिन मीडिया में तो था ऐसा कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम फिर से इम्पोर्ट लाइसेंसिंग इंट्रोड्यूस कर दें। तो ये तो बिल्कुल, ये तो डब्ल्यूटीओ रूल्स के ही खिलाफ है एक्चुअली इम्पोर्ट लाइसेंसिंग का होना। तो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग की बात करना भी इन ए वे मुझे अजीब लगता है कि जब हम डब्ल्यूटीओ के सिग्नेटरीज हैं,
तो उसके क्लियर वायलेशन में है जो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, उसको हम इंट्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए हमें। जी हाँ, ऐसी और और वो भी खबरें न्यूज़ में तो जी, ऐसी रिपोर्ट हुआ और है, खबरें न्यूज़ में अब सही या गलत मैं नहीं अभी जानता। सोर्सेज़ के हवाले से ये खबरें आई हैं कि सरकार इस डायरेक्शन में सोच रही है कि केमिकल, स्टील्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब पे कुछ टैरिफ्स लगाए जाएँ। पर अभी मतलब ये हुँ, बात भी ठीक है कि अभी पॉलिसी में वो ट्रांसलेट नहीं हुआ है। पर ये तो लग रहा है कि सरकार इसी डायरेक्शन में सोच रही है। हुँ। पर अभी तक मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि अभी तक जो एक्शन्स लिए हैं वो बहुत अच्छे लिए हैं पर सरकार अगर ने, ये क्योंकि प्रोटेक्शनिज़्म, आइसोलेशनिज़्म की तरफ अगर हम गए तो ये आपकी नज़र में आप कैसे देखते हैं इसको? कि कितना अच्छा रहेगा इन नहीं, इसका तो हमें नुकसान होगा। आप हमने आपसे आपने हमने भी बात की है कि इसका अगर हम कहते हैं कि सारे के सारे पर हम 25-30% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते हैं, ये जो भी सारा सामान हमारे पास चीन से आ रहा है, तो इसका हर्जाना तो हमें भुगतना पड़ेगा। अब देखिए कि अभी भी वो कुछ खबरें जो आई हैं कि चीन से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको पोर्ट्स पे हमने डिले करना शुरू कर दिया। जी, जी। तो उसका बुरा असर तो हमारी प्रोड्यूसर्स पे पड़ रहा है ना। ज़्यादातर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनकी कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वर्किंग कैपिटल तो आपकी फँस गई ना वहाँ पर। अगर समय पर सामान आपके पास डिलीवर नहीं हो हुँ, पाया, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे नहीं होगा, आप खुद डिलीवर टाइम पे नहीं कर पाओगे, और इस सारे बीच में आपकी एक तरफ तो आपकी वर्किंग कैपिटल फँस जाएगी, और दूसरी तरफ आपकी क्रेडिबिलिटी भी कम होगी कि जिसको भी आप डिलीवर करने वाले थे समय पर डिलीवर नहीं कर पाए। तो इसका असर तो बुरा हमारी इकोनॉमी पड़ेगा। और अगर ये लार्ज स्केल पे ऐसा किया जाता है, और अगर हम 25% टैरिफ या कुछ भी ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं इतने बड़े सामान पे, जो हमारा 15% हमारा जो चीन से आता है सामान इम्पोर्ट्स का, तो उसका असर तो पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, और ख़ास तौर से ऐसे समय पर जबकि हमें रिकवर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमें स्टिमुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसी रिकवरी की अगर बात करें तो थोड़ा ब्रॉडर अगर बात करें कि जो जैसे आपने कहा कि एक कोविड जैसा का जो असर हुआ है इकोनॉमी पे, इस तरह का हमने पहले नहीं देखा। ये एक तरह से हुँ, अनप्रेसिडेंटेड है, अनचार्टर्ड टेरिटरी है। तो अब बिल्कुल। इसमें एक तो 2 चीज़ें ये हुई कि इंडिया में जो स्पेसिफिकली कि एक तो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन था अ, करीब 2 हुँ, महीने जो रहा और हाँ, उसके बाद सबसे और बहुत ही काफ़ी कम फिस्कल स्टिमुलस इंडिया ने देना अभी तक दिया है। तो इस इन दोनों चीज़ों का हुँ। क्या असर हो सकता है इकोनॉमी पे अगले 2-3 साल में और शॉर्ट टर्म में भी? तो सरकार की इन दोनों पॉलिसीज़ को मैं फ़र्मली सपोर्ट करता हूँ। दोनों ही पॉलिसीज़ बिल्कुल सही थी सरकार अच्छा। की। एक तो अगर लॉकडाउन हमने न किया होता इतना स्ट्रिंजेंट, तो आप देख सकते हैं कि अब लॉकडाउन जैसे जैसे खोला है हमने, कितनी तेज़ी से हमारे जो हैं इन्फेक्शन के केसेज़ बढ़े हैं। तो ये बेस हमारा मार्च में ही बन गया होता, इतना बड़ा। सो और ये एक अब तो जो धीरे-धीरे हमने जो अनुभव किया है लॉकडाउन खोलने के साथ-साथ, अ, हमने देख लिया है कि हम जो है इन चीज़ों को पूरा सीरियसली नहीं लेते, और इसीलिए प्रधानमंत्री को फिर छठी बार जो है नेशनल टेलीविज़न पर जाकर फिर राष्ट्र के नाम संदेश देने की ज़रूरत महसूस हुई, और ये कहा सारे देश को उन्होंने कि जो है हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो अगर लॉकडाउन स्ट्रिंजेंट ना होता, तो आज हमारे केसेज़ ऑलरेडी जो है 10 लाख को पार कर चुके होते, और उसमें मौतें भी जो हैं हमारी बहुत ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा लोग मरते। सो आई मैं इसको सपोर्ट। दूसरी बात ये भी थी कि इस लॉकडाउन का हमारे लिए इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमने शुरू में समय गँवाया, क्योंकि हमारे पास N95 मास्क्स नहीं थे, हमारे पास पीपीईज़ नहीं थे, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स रेडी नहीं थे, टेस्टिंग किट्स रेडी नहीं थे। समय की बहुत गहरी ज़रूरत थी उस वक़्त। तो उस समय में हमने अच्छा और फिर अच्छा वर्क किया गया उस दौरान में, लॉकडाउन के दौरान में अ अ, बहुत सारी लर्निंग हमने करी, नॉट ओनली कि हमने N95 मास्क को बढ़ाया, पीपीईज़ को बढ़ाया, वेंटिलेटर्स को बढ़ाया, पर साथ ही साथ हमने उस वक़्त सीखा कि कैसे जो है
केसेस को आइडेंटिफाई करना है, कैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, कैसे फिर सबको जो इन्फेक्टेड पॉपुलेशन है उनको किस तरीके से हमें जो है अलग करना है, सेक्लूजन में रखना है, ये सारा जो है इसकी लर्निंग का हमें बहुत अच्छा समय मिला। सो पहली बात तो ये। जहाँ तक पैकेज का सवाल था कि हमने इतनी लंबी हमने हमने जो है जो पैकेज दी इकोनॉमिक पैकेज, मतलब उसे ये खासतौर से फिस्कल साइड कहा गया कि वो 20 लाख करोड़ का पैकेज था, तो उसको आप स्टिमुलस के रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें नहीं, मेरे मेरे हिसाब से ये 3 इसके कंपोनेंट थे। एक तो ये था कि जो है हर इंसान को खाने-पीने का और शेल्टर का इंतज़ाम हो। तो जो फिस्कल इसका जो कंपोनेंट था, और वो करीब-करीब ज़्यादातर फिस्कल कंपोनेंट वो शुरू वाली जो थी वो 24 मार्च की स्पीच के बाद जो अनाउंस करी थी 1.7 लाख करोड़ रुपए वाली पैकेज सरकार ने, उसमें आ गया था ज़्यादातर कि जिस जो लोगों को कठिनाई ना हो, ज़्यादा हार्डशिप ना हो, उसके हिसाब से जो खाने-पीने का इंतज़ाम ज़रूरी था लॉकडाउन के दौरान, वो प्रधानमंत्री ने किया और उसी को अब बढ़ाया है उन्होंने नवंबर तक। तो फिस्कल साइड पे जनरली ये था। दूसरा मेडिकल साइड पे था कि जो है सारी जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज मेडिकल, सो उसमें सारा इंश्योरेंस किया, उसमें 50 लाख रुपए का जो मेडिकल वर्कर्स थे उनका, साथ ही 15,000 करोड़ रुपए जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए एलोकेट किए गए। तो वो बिल्कुल सही था। और बाकी सारा जो है क्रेडिट से रिलेटेड था, क्योंकि अब ये कोशिश थी उसमें कि जो भी कंपनीज सॉल्वेंट हैं, जो लॉन्ग रन में वायबल हैं, उनको कहीं बैंकरप्ट ना होना पड़े, क्योंकि रेवेन्यू आना बंद हो गया था। कुछ भी बेचा नहीं जा रहा था, तो कुछ बेचा नहीं जा रहा, कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो आप कैसे लोन्स दोगे, लोन्स की किस्त कैसे दोगे, वो सब नहीं किया जा सकता था। तो बाकी के जो ज्यादातर 20 लाख करोड़ रुपए वाला जो उसमें हिस्सा था, वो ज्यादातर क्रेडिट का था कि सब, चाहे स्मॉल कंपनीज हैं, मीडियम कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, सबको क्रेडिट अवेलेबल हो, वो कोशिश थी उसमें सारी। तो जरूरी नहीं कि सारा 20 लाख रुपया एक्चुअल में 20 लाख करोड़ रुपया काम में लिया जाएगा। इतना क्रेडिट अभी बढ़ा नहीं है। जैसे वो एक 3 लाख करोड़ रुपए वाली जो पैकेज थी, जिसमें सरकार ने कहा कि सारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हम गारंटी करते हैं, वो भी अभी उसमें से शायद मैं समझता हूँ कि शायद 1 लाख करोड़ भी पूरा डिसबर्सल शायद ना हुआ हो। मुझे नंबर्स पता नहीं है, पर मेरा ख्याल ऐसा है कि जो नंबर्स मैंने देखे हैं उससे मुझे लगता है कि अभी 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा उसमें डिसबर्सल नहीं हो पाया है। तो ये क्वालिटेटिवली एटलीस्ट बिल्कुल सही थिंकिंग थी सरकार की, कि सरकार ने जो है फिस्कल स्टिमुलस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ पैसा देना, उसको इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया कि लोगों को खाने-पीने का इंतज़ाम रहे। वो इसलिए अब और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अब मान लीजिए, अब जैसे-जैसे हम इकोनॉमी को खोल रहे हैं, और अगर सप्लाई रिस्पॉन्स होने लगता है, और उस सप्लाई रिस्पॉन्स पे डिमांड की कमी आ जाती है कि आप वर्कर्स लौट जाते हैं, पर डिमांड पूरी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति वापस आती है, तो हमें स्टिमुलस देने की ज़रूरत पड़ेगी, डिमांड साइड स्टिमुलस। तो मतलब आप ये कह रहे हैं तो कि इसको अभी डिले किया है सरकार ने, और ये डिले करना शायद सही भी हो, क्योंकि उस वक़्त लोगों के हाथ में पैसा देने से उतना फ़ायदा नहीं होता जितना बाद में हो सकता है। बिल्कुल सही, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सही कहा आपने कि उस वक़्त जो है सप्लाई कंस्ट्रेंट थी, वर्कर्स थे ही नहीं। अगर वर्कर्स वर्क पे ही नहीं जा रहे हैं, तो सप्लाई रिस्पॉन्स कैसे होगा? आप करोड़ों रुपए हाथ में दे दें, किस पर खर्च करेंगे आप? अगर घर भी खरीदना चाहें आप, या कार भी खरीदना चाहें, कोई बेचने वाला ही लेकिन नहीं है। फिस्कल स्टिमुलस किसी टाइम पे, किसी वक़्त पे, और जल्द ही शायद ज़रूरी है। हाँ, ये अब पता लगेगा धीरे-धीरे, जैसे कि हम सप्लाई रिस्पॉन्स शुरू हो रहा है और काफ़ी लोग लौट रहे हैं काम पर, और फिर लगता है कि लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो उस वक़्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे अच्छा हुआ कि सरकार ने पहले से अपने सारे जो रिसोर्सेज़ थे उनको स्क्वांडर नहीं किया पहले से, अच्छा। और अब अगर ज़रूरत पड़े तो वो इसको खर्च कर तो सकते हैं। मतलब आपकी नज़र में कब तक इंतज़ार कर सकते हैं ये देखने का कि ऐसा भी हो सकता है कि वो मौका निकल जाए और फिर वो उस स्पाइरल में अगर इकोनॉमी चली गई, तो
हाँ, उसपे ये कॉल जो लोग ऑन द ग्राउंड हैं, ये कॉल उन्हीं को लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे लिए गलत ही होगा कि यहाँ से बैठकर मैं अंदाज़ लगाऊँ, क्योंकि यहाँ बैठकर मैं तो सिर्फ़ न्यूज़पेपर ही पढ़ सकता हूँ, पर इसके लिए सरकार को विजिलेंट रहना ज़रूरी है एंड उनको कॉन्टैक्ट रखना ज़रूरी है सबसे डिफरेंट लेवल की कंपनीज़ से कि भई जैसे इन ये चेक करना चाहिए कि अगर इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही है, राइट? अगर अगर बिक नहीं रहा है सामान, इसका मतलब इन्वेंटरी एक्यूमुलेट हो रही है, और अगर बहुत इन्वेंटरी एक्यूमुलेट हो रही है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि डिमांड की कमज़ोरी है। जी। तो ऐसे में फिर स्टिमुलस देने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर पनागरिया, थैंक यू बहुत-बहुत आपका हमारे साथ बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब बात हो तो फेस टू फेस हो, और मिलकर हाँ, मैं खुद चाहता मिलकर हूँ, बात हो पाए। बिल्कुल, मैं खुद चाहता हूँ कि अगर अब ये खतरा हमारे टले तो ट्रैवल वगैरह भी शुरू हो, तो मैं खुद भी इंडिया आना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।